नमस्कार, स्वागत है आपका कला दृष्टि में। मैं डॉक्टर रेणु साही आज आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे कलाकार से जो कैरिकेचर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और वर्तमान समय में इस कैरिकेचर की इतनी डिमांड है जो ये बनाते हैं। तो हम मिलते हैं विष्णु सोनी जी से जो स्वयं ही अपने कला और अपने बारे में बताएंगे। स्वागत है आपका विष्णु जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। पहले तो ये बताइए कि जो कैरिकेचर बनाते हैं तो इसमें आपका आना कैसे हुआ? बेसिकली कैरिकेचर में आने का मैंने कभी पहले सोचा नहीं था। अच्छा। और ना कभी डिसाइड किया था कि मुझे ऐसे लाइन में जाना है। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई लाइन होती है। मतलब कैरिकेचर के बारे में आपको पता ही नहीं था? कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे पहले मैं आर्ट फील्ड में आया, मैंने ड्राइंग सीखी, पेंटिंग सीखी, उसके बाद मैं पेंटिंग्स वगैरह कर रहा था। आर्ट फील्ड में कैसे आना, मतलब आर्ट फील्ड में आने का मैं आपको बताऊं, जैसे क्या है कि उसमें पहले मैं जब 11th क्लास में था तब मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो मेरे बचपन से सब है, लेकिन कभी इसके बारे में इतना सोचना नहीं हुआ क्योंकि घर वाले गांव वहां नहीं पता था कि हम कैसे करके आर्ट को भी एक प्रोफेशन की तरह हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं पता था मुझे। तो फिर ऐसे करते करते मैं बच्चों की तरह नॉर्मली करता था, कुछ कार्टून्स वगैरह बना दिए, कहीं बैठा हूँ तो कुछ ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट करा और उसके बाद में फिर एक मेरे टीचर थे जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, हिमानी शर्मा, जिनको आज मैं बहुत मानता हूँ। उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए आगे करा कि विष्णु तू ऐसा ऐसा है, तू इसमें कर सकता है, बहुत अच्छी फील्ड है। उनको नॉलेज थी इस फील्ड के? वो आर्ट टीचर ही थे। वो आज भी है और बहुत मतलब अच्छे लेवल पे हैं, वो गवर्नमेंट टीचर है। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि विष्णु तू इसमें आगे बढ़ और तुझे आर्ट में जाना चाहिए आगे। लेकिन वही कि पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाएंगे, आगे का क्या होगा। तो ऐसे चलते चलते फिर उन्होंने मुझे 12th पास होने के बाद बोला कि तू जयपुर में जो है एडमिशन ले ले। अच्छा, इस कॉलेज के बारे में? इस कॉलेज के बारे में उन्होंने बताया था कि स्कूल ऑफ आर्ट नाम की कॉलेज है, वहां तो एडमिशन ले ले और वहां तेरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ आए, यहाँ आके काम कर रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, कंटिन्यू चीजें चल रही थी। बट घर वाली थोड़ी परिस्थिति फिर बिगड़ गई, तो मुझे काम की नीड थी कि मैं काम कैसे करूं। मतलब आपको इनकम करना था और पैसे भी खूब लग रहे थे। अपने आर्ट कॉलेज में तो खूब लगते हैं रोज के। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो नेचुरल लगेंगे। तो फिर उस वजह से पैसों की जरूरत थी। तो फिर मैंने अपने कुछ सीनियर्स को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ काम चाहिए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि विष्णु अभी इवेंट चलते हैं, तो वहां तुम जाके अपना कुछ ऐसे कर सकते हो, ड्राइंग वगैरह बना सकते हो। तो मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कैसे होगा, क्या होगा? बोला कि मैं तेरे को 300 रुपए दूंगा। मैंने स्टार्टिंग करी। अच्छा, 300 क्या पर घंटे या एक वन डे के? वन डे के। अच्छा, इवेंट्स के, वन इवेंट के 300 रुपए उस टाइम की वो थी और बहुत कम थे। तो फिर मैंने स्टार्टअप किया और उसमें मेरे को एक दिन पहले ये भी नहीं पता था कि मैं कल जाके लाइव स्केच कैसे बना पाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि विष्णु तू कल सुबह चले जाना, वहां लाइव स्केच करना है। अच्छा। और 2-3 फैमिली कुछ मेंबर्स हैं, उनके तुझे लाइव स्केच बनाने हैं। हाँ, मतलब सामने बैठा के किसी को बनाना लाइव स्केच बनाने। कैरिकेचर का भी मुझे नहीं बोला। अब वहां गया, पहला इवेंट तो मेरा बहुत खराब गया क्योंकि लाइव करना, इतने लोगों के बीच करना, पीछे लोग खड़े हैं, आगे लोग खड़े हैं, कैसे रिएक्शन देंगे या धक्के मार के निकाल देंगे, तो वो चीजें माइंड में चल रही है। बट जस्ट तैसे करके मैंने वो इवेंट कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे भी अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगा। तो फिर उन्हें ड्राइंग पसंद आई। तो फिर कंटिन्यू मैंने इवेंट्स करे और बहुत टाइम तक मैंने यही रेट्स में इवेंट्स करे। अच्छा। फिर जैसे कुछ इवेंटरों से आगे जो कंपनियां है उनसे मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे मिला कि मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आ गए। फिर धीरे धीरे मैंने क्लाइंट्स बनाए खुद के। ओके। तो फिर बस ऐसे ही करके इसमें मैं घुस गया फील्ड में और फिर अभी थोड़ा चल रहा है। तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये लगभग मुझे आर्ट फील्ड में आए हुए तो लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं। अच्छा। आराम से। और इवेंट्स में आए हुए मुझे लगभग 4 साल हो गए। तो 4 सालों में आपने कितने अभी तक कैरिकेचर बनाए होंगे, याद है आपको? कैरिकेचर तो नहीं याद, बट हाँ ये याद है कि मैंने कम से कम 10,000 से ऊपर इवेंट कर दिए होंगे अभी तक। 10,000 2 सालों में? 4 सालों में। 4 सालों में। हाँ, क्योंकि सीजन में एक्चुअल में क्या होता है कि दिन के मुझे 5-5 इवेंट करने पड़ते हैं। ओके। क्योंकि सीजन ऐसा होता है कि उस टाइम में, अब जैसे मेरी टीम है मेरे पास में, बहुत अच्छी टीम है मेरी, बट टीम्स कई बार नहीं खाली रहती। कई बार इतनी ज्यादा इवेंट्स बुकिंग आ जाती है कि फिर हम हैंडल नहीं कर पाते उनको। अच्छा। तो फिर हमें एक दिन में 2 इवेंट 3 इवेंट, यहाँ से फ्री हुए वहां गए, वहां से फ्री हुए वहां गए, तो ऐसे करके सबको कोऑपरेट करना पड़ता है।
मतलब एक दिन में आप 3-3 4-4 इवेंट कवर कर लेते हो, हाँ, तो वेरी डिफिकल्ट टास्क है ये तो। होता है, ट्रैवलिंग इसमें बहुत मुश्किल होती है कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे पहुंचना। ठीक है, लेकिन आपको मतलब इस काम में जब मजा आने लगा तभी आपने किया, नहीं तो अगर नहीं होता तो फिर आप कैसे मैनेज करते इसको? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मुझे जो कैरिकेचर लाइक जो चीज है वो मैं कभी पैसों के लिए या फिर अपने खुद के नाम के लिए या फिर कुछ फ्यूचर में मुझे ब्रांड बनाना है उसके लिए मैं कभी कैरिकेचर नहीं करता। अच्छा। कैरिकेचर करने का एक रीजन है कि लोगों के जो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको कुछ ऐसे क्रिएटिव फॉर्म में बदलना जिनको वो यादगार बना ले हमेशा के लिए। वो जब भी उसकी तरफ देखे वो मोमेंट को याद करे जब मैं कैरिकेचर बना रहा था। और अगर जैसे अभी एक नया हुआ है कि जैसे लाइक हस्बैंड और वाइफ का मैं साथ में बनाता हूँ मोस्टली। हाँ, वो देखा है मैंने आपका। हाँ, बहुत फनी रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी आपस में, तो जब वो उसको देखेंगे तो उनके बीच में चीजें बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी और फिर वो मुझे भी याद कर लेंगे थोड़ा बहुत। विष्णु जी, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हमसे जुड़े होंगे जो नहीं जानते कि कैरिकेचर क्या होता है, तो क्या आप उनको बताएंगे कैरिकेचर क्या होता है? और एक सवाल मेरा भी है कि कैरिकेचर में और कार्टून में क्या अंतर है? बिल्कुल, कैरिकेचर और कार्टून वैसे तो सिमिलर है, बट क्या है कि कैरिकेचर में जो है अपने फेस का कार्टून स्ट्रक्चर या फिर उसको फनी टाइप में डिजाइन करना, अपने फेस का, ये वो कैरिकेचर हो। कार्टून में क्या होता है कि अपने फेस का कार्टून बन जाएगा, वो जैसी फोटो होगी वैसा कार्टून बन जाएगा, लेकिन कैरिकेचर में एक पॉइंट ये होता है कि उसको फनी बनाना। अच्छा। जो फनी बनाने का पॉइंट है वो जब कार्टून में ऐड होता है तो वो एक कैरिकेचर नाम डेवलप करता है अपना खुद का। तो बस वही है कि अपने फेस को कुछ ऐसी तरीके से बनाए कि जब भी उसको देखे हंसी आ जाए, अपने या मतलब किसी का भी तो जो कैरेक्टर होता है वो उसको फील करवाए कि जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत न्यूज़पेपर में जैसे मोदी जी के और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता जी हैं उनके, कुछ फिल्म स्टार हैं उनके, तो वो उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको करते हैं कि जैसे कोई इंसान मोटा है तो उसका पेट बहुत बाहर निकाल देंगे, कोई अगर उसके सर पे बाल नहीं है तो उसको बिल्कुल टकला कर देंगे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी कर देंगे। तो वो चीजें जब ऐसे होती है तो वो एक कैरिकेचर। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा मैं भी आर्ट फील्ड से हूँ तो मुझे लगता है कि कैरिकेचर में और कार्टून में ये अंतर है कि कार्टून एक व्यंग है, व्यंग है जो कि राजनीति और किसी सामाजिक परिस्थिति के ऊपर बनाया जाता है। वो आर्टिस्ट ज्यादातर न्यूज़पेपर में व्यंग आते हैं, लेकिन कैरिकेचर जो है वो व्यक्तित्व, यानी जैसे हम पोर्ट्रेट बनाते हैं और पोर्ट्रेट बनाने में हम उसको फनी बना देते हैं, तो शायद कैरिकेचर वो कहना चाह रहे हैं। हाँ, वही चीज है, उसको थोड़ा फनी बनाना, वो चीज उसमें सिमिलर हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कैरिकेचर क्या होता है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक होते हैं ऐसे। भविष्य में इसको आप किस रूप में देखते हैं? भविष्य में देखो, ज्यादा तो मैं आगे का नहीं सोचता क्योंकि मैं प्रेजेंट पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। और दूसरा ऐसा है कि अभी जैसे मेरी बहुत अच्छी टीम है, मैं फिर बोल रहा हूँ, और मेरे पास में कम से कम 50 लोगों की टीम है जो आर्टिस्ट हैं सारे के सारे। और उसको अभी जैसे मैंने रिसेंटली कंपनी बनाई है खुद की, काबास क्राफ्ट नाम से। हाँ, मैंने देखा है, सुना है कि आपका कोई वेबसाइट भी है। मेरी वेबसाइट बनी तो उसके बारे में बताइए। और मैंने उसको ब्रांड रजिस्टर कराने का, मैं सोच के उसको बहुत लंबा ले जाने का मेरा प्लान है। जिसमें क्या काम करेंगे आप? जिसमें हम ये करेंगे कि जैसे आपको इवेंट्स में, अपनी वेडिंग्स में, अपनी बर्थडे पार्टीज में या कहीं भी कुछ भी किसी को गिफ्ट करना है, किसी को कुछ देना है, कुछ अच्छा मोमेंट क्रिएट कराना है, हम सिर्फ कैरिकेचर भी नहीं करते, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे लाइव मंडप पेंटिंग हो गई। लाइव मंडप पेंटिंग। अच्छा। लाइव मंडप पेंटिंग में ये होता है कि जब वर वधू को माला पहनाते होते हैं दूसरे को, तो हम पूरे उसको मोमेंट के साथ में उसको कैप्चर करते हैं। अच्छा। कैनवस पे और वो हैंड टू हैंड वहीं पे बनती है। अच्छा। और लाइव ग्लिटर पेंटिंग्स होती है जो मतलब कि पहले ग्लू से कैनवस के ऊपर बनी होगी और फिर उस पे अपन देन ग्लिटर फेंकेंगे तो वो पोर्ट्रेट निकल के आएगा। तो ग्लू सूख नहीं जाता? नहीं, ग्लू उसको इंस्टेंट बनाना पड़ता है। जैसे अभी करने वाले तो हमें उसको 20 मिनट पहले ही बनाना पड़ेगा वहीं पे हैंड टू हैंड। तो वो उस हिसाब से बहुत सारी एक्टिविटीज है और नई नई एक्टिविटीज मेरी और टीम पूरी लाती रहती है। हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं इनके, कि ताकि कुछ क्लाइंट्स को कुछ नया मिले जो आज तक किसी ने नहीं देखा, वो मिले।
मतलब उनकी बहुत खूबसूरत एक याद, मेमोरी बने, बस वो मेन उस बात पर है। और देखो, लोग पैसा भी इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस मोमेंट को वो याद रखें। अगर गेस्ट भी आ रहे हैं, गेस्ट हमसे कुछ बनवा रहे हैं, तो वो घर ले जाके कुछ ऐसा रखे कि हाँ, हमने उसकी शादी में बनवाया था ये वाला। अच्छा, आपका कैसा अनुभव था? जैसे मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे इंस्टाग्राम पे कि आप लाइव बना रहे हो, मतलब हस्बैंड वाइफ सामने बैठे हैं और फिर आप अचानक उनको जब दिखाते हो फिर वो खूब हंसते हैं, तो वो कैसा रहा है अनुभव आपका? बहुत अच्छा रहा है, और मुझे सच बताऊं तो वही चीज ज्यादा पसंद आती है। और मैं इसी वजह से इवेंट्स करता हूँ। एक इसका पॉइंट ये भी है। अच्छा। क्योंकि जब मैं उसका कैरिकेचर बना रहा हूँ तब तक वो लोग ऐसे सोचते हैं कि कैसा बनेगा, मुझे क्या बना देगा, मुझे ऐसे करेंगे, भैया मुझे ये मत बनाना, मेरी बीवी को ये बना देना, मेरे को मत बनाना। तो वो उनके क्वेश्चंस, मेरे से बात चलती रहती है। और देन मैं कुछ अच्छा क्रिएट करके जब वो बात करते हैं तो उसी टाइम मैं उनको कैप्चर करता हूँ कि बंदे का जो लाइक वो कैसा है अंदर से, गुस्से वाला है, हंसी वाला है, या फिर कॉमेडियन है। तो उस हिसाब से फिर मैं उसको क्रिएट करता हूँ। और फिर क्रिएट करने के बाद में जब उसको हम दिखाते हैं तो बहुत ही मतलब ज्यादा अच्छी चीजें होती है। कई बार बहुत इमोशनली हो जाता है, कई बार बहुत फनी हो जाता है। इमोशनली मतलब नाराजगी भी हुई है क्या? किसी की नाराजगी नहीं हुई। इमोशनली का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक कैरिकेचर बनाया था, उसमें ये हुआ था कि जैसे वो दोनों भाई थे और उनके फादर नहीं थे। तो फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐसे ऐसे मेरे फादर का मेरे पास फोटो भी नहीं है, लेकिन वो दिखने में ऐसे थे। तो मैंने क्या करा कि थोड़ा सा मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करके और उन दोनों को बैठा के उनके पीछे उनके फादर को खड़ा कर दिया। और जब वो चीज उन्होंने देखी, उन्होंने हैंड टू हैंड वहीं पे रोने लग गए वो। और ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कि मेरे पास उस चीज का वीडियो नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरा फोन चार्ज नहीं था और वो लास्ट कैरिकेचर था उस इवेंट का। तो फिर वो नहीं हो पाया, लेकिन वो बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरे को बहुत बाद में अच्छी ब्लेसिंग वगैरह दी, अच्छा मेरे से बात करी और बहुत बहुत अच्छी चीजें मुझे बताई। और तो ऐसी चीजें इमोशनल में आ जाती है। और फनी में आता है कि जैसे किसी को पेड़ पे चढ़ा देना, किसी को नीचे पटक देना, नागिन बना के बैठा देना, मैंने देखे हैं नाग वाला, तो नाग बना देना। तो वो चीजें अच्छी रहती है ताकि उनको ऐसे अच्छा लगे उन चीजों। मतलब हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को ऐसा आप बना देते हो, लगता है कि हाँ वाइफ उनके ऊपर हाँ वो तांडव कर रहे हैं, तो ऐसा करके कुछ नहीं। वो चीज तो मैंने देखी है। अच्छा, मेरा एक ये मन में था कि जैसे आप इवेंट में जा रहे हो और आपकी 50 लोगों की टीम है, तो स्केचिंग जो ये बनाते हो आप कैरिकेचर, तो क्या पर कैरिकेचर के हिसाब से चार्ज करते हो या फिर पूरे इवेंट का? नहीं, हमारा पूरा उसमें 3 घंटे का चार्ज होता है। अच्छा, घंटे के हिसाब से? पहले तो चार्जिंग डिसाइड करते हैं लोकेशन क्या है और डेट क्या है। अगर डेट ऐसी है कि उस पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, बहुत ज्यादा उस पर इंक्वायरी है, तो वही बात है कि जिस पे ज्यादा होगा पहले, और जिसने जो पहले बुक कर लिया वो बुक हो जाएगा। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हम चार्ज करते हैं। और जो चार्ज होता है वो हमारा 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में हम अप्रोक्स 70 से 80 कैरिकेचर निकाल देते हैं वहां पर। तो आपके साथ मतलब एक साथ कितने लोग बैठते हो कैरिकेचर बनाने? वो तो डिसाइड करता है क्लाइंट। अगर वो चाहे कि भाई मेरी पार्टी में काफी सारे लोग आने वाले हैं, तो फिर वो मतलब कि उसको 4 आर्टिस्ट बिठा सकते हैं, 5 आर्टिस्ट बुक कर सकते हैं, 10 आर्टिस्ट बुक कर सकते हैं, जितने उनकी मर्जी हो। मतलब उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग 2 करते हैं और 2 में अच्छा उनका निकल जाता है पूरा इवेंट मोस्टली। तो ये जो मटेरियल का खर्चा है, जैसे आप इसमें क्या मीडियम यूज करते हो बनाने के लिए? एक्चुअली इसमें जो हम साइज यूज करते हैं वो A3 पेपर यूज होता है। A3 पेपर यूज होता है, जो कि, और दूसरा उसमें आप कस्टमाइज करवा सकते हो अपना, वेडिंग में कुछ लोगो हो या फिर उसमें जो नीचे कुछ ब्लेसिंग वगैरह लिखनी हो, तो वो चीजें आप उसमें मतलब कि प्रिंट करवा सकते हो पेपर के ऊपर। और जो मीडियम है वो उसको पहले तो वो मार्कर से ड्रॉ होता है, उसके बाद उसमें वाटर कलर का मीडियम होता है। वाटर कलर ज्यादा होता है। और फिर अगर आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपका बजट है, आपको अगर फ्रेम साथ में चाहिए, तो अगर फ्रेम विदाउट फ्रेम चाहिए, फ्रेम लेके जाते हैं क्या आप लोग? हाँ, अगर आप बोलोगे जैसे जो इवेंट बुक कर रहे हैं कि हमें फ्रेम के साथ में चाहिए, हमारा बजट है। अच्छा, मतलब आप उनको दे देते हो वो फ्रेम करके फिर? हाँ, हैंड टू हैंड वो फ्रेम हो जाएगा कैरिकेचर, और हैंड टू हैंड उनको पकड़ा देंगे ताकि वो सेफ रहे, सेफ रहे। हाँ, नहीं तो इधर उधर भी हो। हाँ, वो वैसा ही दिक्कत है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, किसी के लिए कुछ एक अच्छा मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वो उसको फिर 2 साल बाद में याद करे, तो उसके लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। वो नहीं, वो तो है। जैसे फोटोग्राफी रही है, मैंने खुद फोटोग्राफी करी और मुझे याद है कि फोटोग्राफ्स करा के मैं जानबूझ के लोगों को दे के आती थी कि उनको जब याद रहेगा मेरे को भी याद करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इतने सालों से आप फाइन आर्ट्स के फील्ड में हो और आपने इसको व्यावसायिक रूप से भी अपनाया है, वैसे तो आप बेसिकली अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट हो, तो अप्लाइड आर्ट के वजह से आप इसमें आए हो या ये आप
आपके अंदर पहले ही से मौजूद था? मैंने पेंटिंग्स पहले स्टार्ट करी थी, बट अप्लाइड आर्ट मैंने इसलिए लिया था कि फ्यूचर में उसकी ज्यादा डिमांड है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अप्लाइड आर्ट अपनी जगह है और डिजिटली अपनी जगह है, और जो एक हैंडमेड आर्ट है वो अपनी जगह है। अपनी जगह। तो एक सवाल और है कि जैसे आपने कहा कि हैंडमेड, और आज के समय में एआई का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, लगभग हर लोग आर्टिस्ट बन गए हैं। अगर देखा जाए कायदे से तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है और एडिटिंग है, तो सभी लोग हैं और एआई का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा। तो आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हो? मतलब अगर आप तुलना करो एक कलाकार से और एआई से, तो क्या आप कहना चाहोगे? एआई जो है वो उसने लगभग सारी चीजें स्टार्ट कर दी है बनाना। आजकल सॉन्ग भी बन रहे हैं, वीडियोस भी बन रहे हैं, फोटोज भी एडिट हो रही है, हर चीज वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है इंसान। आर्टिस्ट करेगा वो, उसमें इमोशन होंगे, उसमें उसकी फीलिंग्स होगी, उसमें किस तरह से वो दिखा रहा है, उसमें कैसे वो उसको प्रेजेंट कर रहा है, भाव को पकड़ के भाव को करते हैं। हाँ। जो आर्टिस्ट है वो इमोशंस पे काम करेगा, लेकिन जो एआई टूल्स है वो बिल्कुल आपका पोर्ट्रेट 2 मिनट्स में बना। जैसे मैं डिजिटल आर्टिस्ट भी हूँ, मैं डिजिटल पेंटिंग भी करता हूँ। अच्छा। लेकिन डिजिटल पेंटिंग करते टाइम एक तो एआई उसको जनरेट करता है 2 मिनट में, और एक जब मैं उसको बनाता हूँ तो मुझे उसमें 1 दिन लगता है पोर्ट्रेट बनाने में डिजिटल को। तो उसमें हर टाइम एक नई कंडीशन सामने आती है, लेकिन कभी एआई इमोशंस को नहीं पकड़ता। नहीं, वो चीज तो है कि वो भाव नहीं आते। हाँ, ये है कि अगर हम कहेंगे कि हंसता हुआ चेहरा चाहिए तो हंसता हुआ चेहरा तो दे देगा, लेकिन भाव नहीं आएंगे, कैरेक्टर का भाव नहीं आएगा ना। बिल्कुल, वो नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो एनाटॉमी स्टडी भी करता है, वो हर चीज की पहले अच्छे से सीखता है कैसे क्या चीजें बनानी। एक लिप्स के ऊपर वो बहुत मेहनत करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी थोड़ी अच्छी बनेगी। अच्छा, तो एक आर्टिस्ट जो कि आज के समय में कैरिकेचर में महारत हासिल कर चुका है और कमा रहा है, उसकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ कैसी है? देखो, आप शायद मेरे बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा है कि महारत तो मैंने ऐसे कुछ हासिल नहीं करी है, जस्ट नॉर्मल। लेकिन इतने हजार अगर चित्रों का निर्माण आपने किया है तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है लाइफ में। आपने कितने चित्र बनाए? एक कलाकार के बारे में ये भी आता है कि उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 6 चित्र बनाए हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप कला इतिहास फिर तो मैंने बहुत बना दिए उसके अकॉर्डिंग तो मैंने कम से कम अच्छे बना, क्योंकि मैं 10,000 इवेंट कर चुका हूँ। तो शायद वो काफी बना ही लाखों में बन गए। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही कि मतलब इस सब के पीछे ये भाग दौड़, कमाना, इवेंट और सबके, इसके अलावा जो विष्णु सोनी है वो क्या है? वो थोड़ा सा जो कला विद्यार्थी होते हैं उनकी रुचि होती है ये सब जानने में, क्योंकि कलाकार जब कुछ अचीव करता है तो वो इतना आसान नहीं होता और हर कलाकार एक संघर्ष से गुजरता है। तो हम आप लोगों के लिए विष्णु जी से पूछेंगे कि आपका कैसा रहा है पर्सनल लाइफ, और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या त्यागा? मैम, ऐसा है कि शायद मेरे अकॉर्डिंग आर्टिस्ट की जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रगल होती है। हाँ, ये तो है। और वो स्ट्रगल इसलिए होती है क्योंकि न तो उसको अपना परिवार समझता, न उसको फैमिली, रिश्तेदार, समाज वो समझ पाता। इवन उसके घर वाले भी उसको ये बोलते हैं कि क्या ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन मेरे को भी बहुत बोला है, लेकिन एक टाइम में, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनको नहीं पता ना कि मैं आगे जाके क्या कर रहा हूँ। उनको लगा कहीं बच्चा खराब ना हो जाए, तो वो चीजें भी होती है। लेकिन ऐसा है कि बहुत स्ट्रगल वाली होती है, बहुत त्याग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अपने को पैसा भी चाहिए, अपने को टाइम भी चाहिए, अपने को सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होता है कि सब चीजों से छोड़ के फ्री बैठा रहना चाहिए, तब वो किसी नई पेंटिंग का निर्माण कर सकेगा। सही बात। क्योंकि अगर अपन झंझट भरी लाइफ में, ऐसा तो नहीं है ना कि हम फटाफट से दूध लेके आ रहे हैं और आके वापस से एक फेस बना दिया, फिर सब्जी बना के आ रहे हैं वापस से आके एक पैर बना दिया, तो वो चीजें नहीं होती। इसमें अपने को माइंड जो स्टेबल है वो होना चाहिए। मतलब एक बार दिमाग डाइवर्ट हो गया तो फिर वो काम मुश्किल हो जाता है, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने काम बीच में छोड़ दिया तो बिल्कुल वो मुश्किल हो जाता है। और जैसे आपने पूछा कि मेरी लाइफ के बारे में, तो मेरी लाइफ नॉर्मल होती है कि जैसे फैमिलीज में साथ में रहता है, तो मतलब जैसे सुबह उठना, नॉर्मली अपने इवेंट्स, अगर जैसे अभी तो फिलहाल डेली की इवेंट्स बुकिंग है, तो जनरली इवेंट्स में जाना। अच्छा, इसमें इवेंट्स लाइफ स्टार्ट होने के बाद में क्या है कि थोड़ा सा लाइफ चेंज हो गई है कि अब जैसे आउट ऑफ जयपुर जाना पड़ता है हर इवेंट्स में लगभग। तो सुबह निकल रहे हैं, शाम को इवेंट चल रहा है, फिर रात को वहां से हम जैसे जयपुर के लिए निकलते हैं, इतने पता चलता है कल का इवेंट और उससे आगे है, तो वहीं से बस पकड़ के फिर आगे निकल लो।
फिर वहां से फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह, तो ऐसे घर आते आते हमें 5-6 दिन लग जाते हैं, पूरा ऐसे घूम के आना पड़ता है, लंबा टूर करके। नहीं तो ये भी एक मेरे समझ से बहुत रोमांस वाली चीज है। हाँ, ये अच्छी लगती है कि नई नई जगह देखने को मिलती है, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है। अब जैसे मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि नए नए लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, उनके रवैयों को जानना, वो कैसे बात करते हैं, कैसे दिमाग के लोग होते हैं। हर स्टेट में अलग अलग लोग होते हैं, जैसे राजस्थान के लोग हैं तो वो बहुत ही अलग टाइप के हैं, मुझसे आगे चले जाओ वो और थोड़ा सा खड़ूस टाइप के हैं। तो ऐसे सब जगह मतलब कि अलग अलग लोग हैं, तो उनके बारे में जब जानने को मिलता है तब मजा आता है चीजों को। तो आपको सबसे अच्छे कहाँ के लोग लगे अब तक? मेरे को मेरा राजस्थान पसंद है, ये सबसे बेस्ट है। नहीं, वो तो आपका होम टाउन है, ये तो नहीं कह सकते। तो यही पसंद है। इसमें क्या है कि लोग 1 मिनट में चेंज हो जाता है। अच्छा। राजस्थान में स्पेशली ये है कि अगर लाइक वो उसको गुस्सा दिखाना तो वो एक बार में इतना दिखाएगा कि वो पूरा ही बदल जाएगा। अच्छा। और जब वो खुश होगा तो इतना खुश होगा कि 4 लोगों को और हंसा देगा अपने साथ साथ में। अच्छा, आप राजस्थान के कौन से क्षेत्र से? गांव है मेरा लाडनू, सालासर बालाजी के पास पड़ता है। अच्छा। और फिर वहीं मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मैं 9 साल बीकानेर रहा था, मेरी स्टडी बाकी वहां से हुई थी, बीकानेर से। हाँ, उसके बाद जब मुझे मेरी मैम ने बताया कि जयपुर में ऐसे कॉलेज है तो वहां से कर, तो फिर हम सारे इधर जयपुर शिफ्ट हो गए, पूरा फैमिली जयपुर। पूरी फैमिली। तो आपके अलावा भी घर में कोई आर्टिस्ट है? नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं अपने पूरे खानदान में एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन कुछ तो होगा पहले से, जैसे आपके घर में शायद ज्वेलरी का काम होता है। मेरे जैसे फादर है वो ज्वेलरी के अच्छे कलाकार हैं, वो गोल्डन स्मिथ का काम करते हैं और वो कुंदन जड़ाई का बहुत अच्छे तरीके से उनको नॉलेज है, बहुत काफी टाइम से उनको एक्सपीरियंस भी है। तो वो है कलाकार, लेकिन वो अपनी फील्ड के हैं, लेकिन ऐसे पेंटिंग की फील्ड में अभी तक कोई नहीं है। नहीं तो मैं कभी, आप मेरी एक वीडियो देखिएगा, हमारे भारत में 2 प्रकार की कलाएं। अच्छा, ठीक है, एक तो चारू और एक कारू। तो चारू कला वाले आप हैं, कारू कला वाले आपके फादर हैं। हाँ, वो है तो आप कलाकार, वो कला से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही बात है। अंदर जो है ब्लड में ही कलाकार है, ऐसा नहीं? हाँ, वो चीज कह सकते हो। अच्छा, ये मेरे को भी याद आया है, तो मेरे दादा हैं वो भी शायद एक टाइम में थोड़ा पेंटिंग का कुछ करते थे। अच्छा। पहले क्या होता था कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज चलती थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर में करने का काम करते थे वो। अच्छा, जैसे अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकल गई, प्रिंट आ गया, तो उनके पास में मैंने देखा ओरिजिनल कलर थे, जो अपने अपन जो स्टोन्स वाले जो कलर्स होते हैं, तो उन्होंने वो कलर से रगड़ के और फिर वो उसके ऊपर करते थे और फिर उस फोटो को रंगीन बना देते थे। हाँ, उस समय बहुत क्रेज था ना। हाँ, ये चीजों का। तो वो अपने करते हॉबी के लिए थे, लेकिन अच्छा करते थे। तो अभी है क्या आपके? हाँ, मेरे भी दादाजी हैं। दादाजी गाँव में हैं? हाँ, गाँव में, बट अभी वो ये काम नहीं करते। कोई बात नहीं, कभी मौका मिले तो आप जरूर उनसे बात करिएगा। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐसे आर्टिस्ट आए जिनका जो अनुभव है ना बिल्कुल डिफरेंट हो और लोग जाने। तो मैं तो यही कहूंगी आपसे कि आप खुद उनका इंटरव्यू करिए इस संबंध में, ठीक है? और क्या होता था, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, आप भाग्यशाली हैं कि आपके साथ फैमिली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फैमिली है लेकिन वो फैमिली के साथ नहीं रहते, उनको पता नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरी मदर जो थी वो उसका बहुत अच्छा काम करती थी। ये एक तरह से क्राफ्ट ही था, क्रोशिये का और सब चीजों का होता था। और संजोग से मेरी माँ का नाम भी चित्रलेखा। तो अब मेरे भी परिवार में कोई नहीं है ऐसा कि हम कहें कि आर्टिस्ट है, और हम तो ऐसे बैकग्राउंड से थे कि आर्ट की ABCD भी नहीं मालूम। आप तो तभी राजस्थान कला और संस्कृति का क्षेत्र है जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं। मैं तो प्योर गोरखपुर के देहाती बेल्ट से अच्छा कोहबर बनते थे, लिपापोती होती थी, मतलब जो वहाँ का चीज है। लेकिन पर्टिकुलर आर्ट क्या है, आर्ट से तो कोई वास्ता ही नहीं था। चले देखिए, मैं अपने बारे में बताने लगी। आपसे एक चीज ये पूछना था कि कला आपके लिए क्या है? कला मेरे लिए एक अपनी जो मन में चीजें जो चलती है उनको दिखाने का जरिया है। हालांकि एक्चुअल में मन में तो कुछ अजीब टाइप की चीजें चलती है और रियलिटी बताऊं तो शायद आर्टिस्ट जो है वो अक्सर इमोशनल ज्यादा होता है। हाँ, ये तो है। और मेरी लाइफ में भी कुछ पार्ट्स ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से मैं कुछ इमोशनल चीजों से जुड़ा हूँ। बट मैं जो कैरिकेचर वाला जो काम कर रहा हूँ उसमें वो आपको इमोशनलिटी नहीं दिखेगी। वहां मैंने डबल फेसिस काम किया है कि मैं खुद अंदर से पता नहीं क्या फील कर रहा हूँ, बट मैं सामने वाले को हंसा रहा हूँ, सामने वाले को मैं खुश कर दे रहा हूँ। तो यही है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो लगभग यही होते हैं कि अंदर से वो क्या फील करते हैं उसको एक पेंटिंग से दिखाना। और जो मेरा ब्रांड है जो काबास क्राफ्ट है, वो भी जब
काबास क्राफ्ट। अच्छा। जो काबास क्राफ्ट है वो भी आगे जाके यही है कि मतलब कि ना कि वो पेंटिंग्स महंगी पेंटिंग्स बनाए, मतलब उसका जो मेन मोटिव या फिर मेरा मेन जो मोटिव है वो ये है कि पेंटिंग्स को महंगी ना बनाकर उसको इमोशंस बनाए, उसको अपने से जोड़े कि वो क्या है हमारे लिए, पेंटिंग से एक्चुअल में हम क्या फील कर सकते हैं, ना कि उसको हजारों करोड़ों रुपए में बेच के उनको महंगी महंगी बना के वो चीजें कर दे। तो वो नहीं है। और अभी जैसे हमने वेबसाइट पे 2 चीजें लॉन्च की है कि एक तो इवेंट्स बुकिंग का है और एक उसमें साइड में जो है वो अपनी पेंटिंग्स बाय करने का है। अच्छा। तो उसमें बहुत ही कम रेट पर आप अपने लिए घर में एक पेंटिंग्स ला सकते हो। मतलब ऐसे आप आर्टिस्ट को भी मौका दे रहे हैं कि आर्टिस्ट भी अपना वहाँ पे पेंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो आर्टिस्ट हैं वो मेरे साथ जुड़ के और मेरी टीम में मतलब साथ में हम लोग मिलके और हम ऐसे पेंटिंग्स बनाते हैं जो लाइक घर के अंदर वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग होती है, जो सुंदर दिखने के लिए होती है, मतलब या फिर कस्टमाइजेशन होती है, या फिर आप या फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। तो हर तरह की कस्टमाइजेशन पेंटिंग हम वहाँ पे ऑर्डर लेकर बनाते हैं उसको। नहीं ये तो अच्छी, देखो वैसे मैं बताऊं बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो ऑर्डर लेके काम तो करते हैं लेकिन वो कॉपी करते हैं, ठीक है। तो आप क्या, मतलब मैं जानना चाह रही थी, तो आप जैसे कह रहे कस्टमाइज करना, तो मतलब आप डिमांड के हिसाब से बनाओगे? बिल्कुल, वो कॉपी नहीं होगी। कॉपी अगर ऐसा है कि भाई मुझे कोई क्लाइंट आके बोले कि मुझे ऐसे सेम चाहिए, तो फिर अपने को बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई अपने इमोशंस बताए कि मेरे को इस दीवार पे चाहिए, ऐसी ऐसी होनी चाहिए, उसमें उगता हुआ सूरज हो, उगता हुआ सूरज हो, बहता हुआ पानी हो, तो वो हम क्रिएट करेंगे। अच्छा। वो हम क्रिएट करके उसको एक अच्छी पेंटिंग्स हम दे सकते हैं बहुत ही एक अच्छी प्राइस में। जरूर आप अपना नंबर और आपका जो भी लिंक है आप दे दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक उससे जुड़े और इनके उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। और खुशी भी आपको इस बात की होगी कि ये लोगों को खुश करते हैं, अपने चाहे जो भी मन में भाव रखे, लेकिन एक कलाकार का ये समर्पण है कि वो लोगों की खुशी के लिए काम करता है। आप एक बार इनका इंस्टाग्राम चैनल जरूर देखिएगा मेरे कहने पे, क्योंकि मैंने भी देखा और वहीं से मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनसे मिलना चाहिए, इनका इंटरव्यू करना चाहिए। तो विष्णु जी आप अगर आज के युवा कलाकार जो हैं, युवा पीढ़ी कह सकते हैं, वैसे तो आप खुद युवा हैं, लेकिन फिर भी आपने जो संघर्ष किया शायद अभी उनको नहीं पता है, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे उस युवा कलाकारों को जो कि कला के क्षेत्र में जुड़े हैं या कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं? मैं एक मैसेज अच्छे से मैं सबको देता भी हूँ और मैं फिर से देना चाहूंगा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। अगर आप इसको उठा के यहाँ रखोगे तो वो भी एक काम होगा कि आपको यहाँ हाथ रखने के लिए जगह मिल गई। तो कुछ भी करो उसको कंटिन्यू करते रहो। अगर उसमें कुछ ऐसा मोमेंट आए जो आपके लिए बहुत भयंकर बन जाए, सब लोग आपके खिलाफ हो जाएं, आपको नहीं कर पाए, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो फिर आप वो काम करो। सब मिला के बात ये है कि आत्मा की आवाज सुनो, बस ये आप अपने अंदर जो चल रहा है ना कि लाइक मुझे ये करना है, जो आपका दिल कहता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, वो फील्ड आप चुनो और उसमें एंड तक मेहनत करो जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओ। और ये मैं कहता हूँ कि आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। तो ये आपका मतलब इतनी कम उम्र में आपका ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हाँ, मतलब यही, अगर मैं चाहता तो मैं छोड़ देता उस टाइम में, हाँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ पकड़ के रखा है, कई रिश्तेदारों का सुना है, कई घर वालों को सुना है, कई अपने आस पड़ोस का सुना है, लेकिन नहीं छोड़ा। तो अभी तो आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। तो सही बात है। देखो जो संघर्षरत है और जो अपने काम के प्रति डिवोशन रखता है, ठीक है, तो उसको तो मैं ढूंढती हूँ और मैं बुलाती भी हूँ। और संयोग से आपसे हमारा बहुत पहले से परिचय है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि विष्णु एक समय मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और इनके काम और इनके मेहनत को मैं तब भी जानती थी, लेकिन अब कुछ सालों से मैं अपना काम कर रही हूँ और विष्णु से काफी समय बाद मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे मेरे चैनल के लिए आपका इंटरव्यू चाहिए, इसलिए ये तैयार हुए हैं और इनका अनुभव शायद आपके काम आए। और कला विद्यार्थी जो हैं आज के समय में, उनसे यही मेरा भी कहना है कि कभी किसी की बातों में मत आइए, आप अपना काम करिए, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी लगन ही आपको सफलता दिलाती है। और इस तरीके से आप अपने समाज का भी कल्याण करते हैं, परिवार का भी कल्याण करते हैं। लेकिन जब आप दिखावे में बढ़ जाते हैं कि नहीं वो क्या कहेगा,
वहीं पे आप फेल होते हैं। तो वैसा काम कभी मत करिएगा, जो आपकी आत्मा गवाही दे वो करिएगा। और कला विद्यार्थी होना बहुत सौभाग्य की बात है। विष्णु इस बात को मानते होंगे? बिल्कुल मानता हूँ मैम, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज सुनी है कि जब मैं इवेंट्स में कैरिकेचर वगैरह करता हूँ तो मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि यार तू तो अच्छा टैलेंटेड है भाई, मतलब तेरे में टैलेंट कहाँ से आया, कैसे सीखा, हमें सिखा देगा क्या, हम 1 महीने में तेरे जैसा कैरिकेचर करना स्टार्ट कर देंगे क्या? तो ये भी क्वेश्चन आता है मेरे पास में। लेकिन मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि अगर आप में आर्ट का कुछ भी है, आप अगर पेंटिंग्स आर्ट से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, तो आप उन लाखों में से या उन हजारों में से एक हो जो नहीं कर पाते। तो इसको एक छोटी सी वो चीज मत मानो कि मतलब ये मेरे पास क्या आ गया या मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अपनी कंडीशन की वजह से छोड़ना पड़ रहा है। कंडीशन सबकी खराब होती है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो कि आप अपना कुछ काम कर लो और जो फ्री टाइम होता है उसमें आप पेंटिंग्स कर लो। तो वो चीजें दोनों मर्ज करके चलनी पड़ेगी। यही तो स्ट्रगल है इसमें, और स्ट्रगल फिर क्या है? कोई पेंसिल पकड़ना, पेंटिंग्स बनाना, कलर्स भरना स्ट्रगल थोड़ी कहलाता है। अच्छा, भविष्य में आपकी क्या और योजनाएं हैं, अगर थोड़ा सा बताएंगे तो? भविष्य में मेरा जो मैं चला रहा हूँ काबास क्राफ्ट को, वो थोड़ा अच्छा फेमस हो जाए, सब लोग उसको एक अच्छे मेमोरी भी की तरह याद करें और हमें अपने इवेंट्स वगैरह में बुलाएं। और जो इस कंपनी को है, लाइक लोगों के जो घरों में पेंटिंग्स होती है, होटल्स में पेंटिंग्स होती है, वो लोग बाय करें। और एक बहुत ही लंबी टीम बना के काम करना चाहता हूँ, मतलब लोगों को रोजगार भी प्रदान करना चाहते हैं, ताकि जो आर्टिस्ट अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा है या उनको जो स्ट्रगल टाइम है उसमें वो पैसा भी अर्न कर पाए और अपनी जो प्रैक्टिस है वो भी जारी रह जाए। तो अच्छा, एक चीज मेरे मन में है, अगर आप अन्यथा ना ले तो पूछेंगे। बिल्कुल। जो विष्णु सोनी लोगों के चेहरे पे खुशियां लाता है और प्रयास कर रहा है, उसकी खुशी किस चीज में है? उसकी खुशी तो अब देखो, ये तो स्क्रीन पर बताना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि तभी एक होता है ना कि हम हमारा कौन सा ऐसा पल होता है जीवन के मतलब रोज के जीवन में, हम अगर बात करें कि जो करके मुझे लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, या हमें सुकून मिला, या हमने सो लिया मन भर, या हमने गाना गा लिया, या हमने फिल्में देख ली। ये चीज 2 लोगों पर डिपेंड करती है कि जैसे कई लोग होते हैं किसी इंसान से जुड़े होते हैं, अच्छा। कि उसे उनसे बात करके अच्छा लगता है, उनको देखना अच्छा लगता है, या फिर उनसे कुछ कांटेक्ट हो तो अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइक कुछ काम करना पसंद करते हैं कि उसको ये काम करके अच्छा लगता है या फिर ऐसा कुछ करके। तो इस बात पर ऐसा है कि मुझे इवेंट करके अच्छा लगता है। अच्छा, जब मेरे पास इवेंट्स नहीं होते, जैसे किसी दिन अगर बुकिंग नहीं होती तो फिर उस दिन मैं बहुत बेकार फील करूंगा। ऐसा नहीं होता कि अरे यार अच्छा है आज छुट्टी हो गई है? नहीं, मुझे इवेंट में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर कई बार तो मैंने ऐसा करा, जैसे क्लाइंट बोलते हैं कि हमारे पास ना बजट नहीं है, हमें ये करवाना अच्छा लगेगा तो आप प्लीज आ जाओ, हम आपको और वो दिला देंगे और भी मेरे रिश्तेदार आपको देखेंगे वहां से। लेकिन मैं वो चीज देख के भी नहीं जाता। मेरे को उससे लगा यार कोई बात नहीं, अपने को करना है, अपने को क्या ही होगा, अपने पेपर खर्च होंगे या फिर अपना कुछ ऐसा होगा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, इनका जो इवेंट है वो कितना अच्छा बन जाएगा। तो ये सोच के भी मैंने कई इवेंट करे, फ्री में भी मैंने काफी इवेंट करे। हाँ, लेकिन लोग तो पे करेंगे ही, ऐसा नहीं सब फ्री वाले होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको कर्म करना ही पसंद है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी हर इंसान की अपनी व्यक्तिगत लाइफ और पारिवारिक लाइफ भी होती है, तो उसमें भी तो समय देना ही पड़ता है ना। वो तो देखो है ही, अब थोड़ा बहुत तो जो समय बचता है वो देना पड़ेगा, उनको भी संभालना पड़ेगा। उनके पास में बैठना मुझे अच्छा लगता है, जैसे फैमिलीज के पास में बैठे हैं वो बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि जैसे मैं घर पे आता हूँ तो फिर लाइक पूरे घर वाले ऐसे बैठा के आज के इवेंट में क्या क्या हुआ, किसने तेरे को क्या बोला, तूने क्या क्या दिखाए, वीडियोस दिखाओ, ये करो वो करो। और जो मम्मी है वो ऐसे मेरे ही वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं बाद में इंस्टाग्राम पर, कि तो वो चीजें भी एक बहुत अच्छी लगती है कि परिवार आपको अटेंशन पे कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, परिवार में आपने कैरिकेचर बनाया है लोगों का? फैमिली के लोग? मैंने अभी तक शायद मेरी फैमिली की स्केच भी नहीं बनाया होगा। वेरी गुड। मेरा कब बनाएंगे? आपका बहुत जल्दी बना देंगे, यही सबको बोलते हैं, आपको यही बोलते हैं। बिल्कुल बना देंगे। मैं इनका बनाया कैरिकेचर आप लोगों को एक छोटे से शॉर्ट्स के माध्यम से जरूर दिखाऊंगी, बस शर्त ये बना दे। बिल्कुल, ठीक है। पक्का। तो विष्णु जी, बहुत अच्छा लगा और आप युवाओं के लिए प्रेरणा है, और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं कभी। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, और आप दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि हर आर्टिस्ट तक ये पहुंचे और
और भी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ सके, अपने मन के भावों को यहाँ पे व्यक्त कर सके। तो कला दृष्टि एक ऐसा मंच है जहाँ पे सब आमंत्रित हैं, तो कृपया इसको शेयर करिए। धन्यवाद। Calling me home to the fire and snow, voices of an old in the cold window. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand, through the storm and the blood red sand. The sky falls down and the rivers run slow. Keep my name in the winter snow. Hot steel in the hand when the long ships sail. Cold in the lungs when the night winds wail. Came from the frost where the brave don't fail. Every scar got a story to tell. Drums in the dark when the war horns cry. Storm in the chest like the northern sky. If I walk through fire, I don't ask why. Kings rise once, but the legends never die. I don't run when the thunder cracks. Stand my ground when the wolves attack.